एक बार एक सूरज आसमां में निकला था, उसके नूर से हर जर्रा, हर आलम निखरा था। फिर पल बदला, बादल आए, सूरज की रोशनी पर मंडराए। पर क्या सूरज सच में ढला था या बस आंखों से ओझल हुआ था? ये जो बिखरी है चारों ओर, ये उसकी ही रोशनाई है। बादल की ओट से भी उसने अपनी आभा बिखराई है। ठीक उस फूल की तरह जो कुछ इस कदर खिला था, मानो बगिया का रंग रूप उसी से निखरा था। फिर वक्त ढला और सांझ हुई, उसके कुम्हलाने की ना आवाज हुई। पर क्या वो सच में मुरझाया था या मुरझाने का बस उसने दुनियावी दस्तूर निभाया था? ये जो बिखरी है हवा में, जमीन से फलक तक, ये उसके ही प्रेम की सुगंध है जो हर दिल में धड़कती है, महकती है प्रेम बनकर। जी हाँ, फिर एक बार आया है मई का महीना, जो ध्यान दिलाता है उस फरिश्ते की ओर जिन्हें सारा संसार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नाम से जानता है, और ले आया है उनसे जुड़ी वो बेशुमार यादें, वो सारी शिक्षाएं जो वैसे तो हर वक्त साथ चलती हैं, पर वक्त के इस पड़ाव पर आकर मानो ठहर जाती हैं और आकर पूछती हैं, क्या सिर्फ याद तक ही सीमित हूं या ढल गया हूं तुझ में प्रेम बनके? वो प्रेम जो उनकी मुस्कान में था, प्रेम जो उनके एहसास में था, प्रेम जो वो स्वयं थे। तो आइए इस बार वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड का आगाज करते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों से कि रूहानी प्रेम की इस डगर में अभी हमारा कितना सफर तय हुआ है, शुरू हुआ भी है या नहीं, अगर हुआ भी है तो कितना बाकी है। जी, और इस प्रयास में हम हैं आपके साथ, मैं रश्मि, मैं हिमांशु। नमस्कार, धन निरंकार। हिमांशु जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को जहाँ समस्त संसार लव पर्सोनिफाइड कहता था या एपिटमी ऑफ लव के रूप में वो जाने जाते हैं, वहीं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने भी फरमाया कि स्वयं प्रेम बनना है जी। और भक्ति में भी प्रेमा भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया। तो आइए सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आपके लिए प्रेम आखिर है क्या? रश्मि जी, मेरे लिए प्रेम कोई बाहर की खोज नहीं, बल्कि वो अंदर की खामोशी है जो इस कायनात में रूह बनकर धड़क रही है। सोल ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस कॉस्मोस। वाह। एक ऐसी नजर जो देखने से ज्यादा पहचानने पर यकीन रखती है। जी। ये वो एहसास है जो जीवन को जीने के काबिल बनाता है। मगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए प्रेम क्या है? ये बहुत गहरा प्रश्न है हिमांशु जी। जी, कोशिश करती हूँ कि जवाब दे पाऊँ। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रेम एक अंदर की जर्नी है, करेक्ट। मेरे लिए भी प्रेम दुनिया का वो इकलौता सफर है जो खुद से खुद तक तय करना होता है। वाह। जो शुरू तो शायद मैं से होता है, पर खत्म तू पर। कमाल। जैसे जब एक माँ अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेती है तो उस अनुभूति के लिए जब शब्द नहीं ढूंढ पाती, तो जो आंखों से बूंद बनकर छलकता है वो प्रेम है। वाह। और रश्मि जी, जब एक पिता अक्सर खामोशी से अपना जीवन इस बात में समर्पित कर देता है कि परिवार को किसी भी तरह का कष्ट ना हो, ये भी तो प्रेम का ही एक स्वरूप है। बिल्कुल हिमांशु जी, एक साइलेंट लव जो यकीन दिलाता है कि मैं हूँ। करेक्ट। और क्योंकि प्रेम का पारिवारिक रिश्तों के रूप में या इंसानी रिश्तों में हम जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे कुछ दिन पहले हुई एक बात याद आ रही है। जी। हुआ कुछ ऐसा दैट आई वाज आउट देयर फॉर सम वर्क। मैंने देखा कि एक ओल्ड कपल है जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। और वो बड़े धीमे धीमे उस सड़क को पार कर रहे हैं और चारों तरफ ट्रैफिक का शोर है। अच्छा। और जितनी बार वो हॉर्न की आवाज सुनते, कोई तेज से हॉर्न करता, उतनी बार वो एक दूसरे का हाथ कसकर थामते, मानो यकीन दिला रहे हों
मैं हूं ना। तो ये तो थी मेरे लिए प्रेम की परिभाषा। जाहिर है सबके लिए प्रेम की भाषा और परिभाषा अलग अलग होती है। जी, प्रेम की भाषा और परिभाषा चाहे सबकी अलग अलग हो, लेकिन अनुभूति सबकी एक ही है। क्या बात है। जो अलग अलग रूपों में हमारे भीतर और बाहर समाई हुई है। और शायद जब ये दुनिया बनी होगी ना, और तब से लेके आज तक ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, ये केवल और केवल इस प्रेम के सहारे ही चलती आ रही। बिल्कुल हिमांशु जी, कभी मीरा के इकतारा की धुन में ये खनकता है तो कभी राबिया की आंखों से बहता है, कभी खुसरो की बातों में झलकता है तो कभी रूमी के भावों से छलकता है। क्या बात है। वैसे जब आपने सूफी संत रूमी जी का नाम ले ही लिया है तो मुझे उनकी लिखी हुई वो बात याद आ रही है जी, जिसने दिल पर बड़ा गहरा असर छोड़ा। जरूर शेयर कीजिए। उन्होंने प्रेम पर कहा कि योर टास्क इज नॉट टू सीक लव बट merely टू सीक एंड फाइंड ऑल द बैरियर्स विद इन योर सेल्फ दैट यू हैव बिल्ट अगेंस्ट इट। वाह, कि तुम्हारा कार्य प्रेम को खोजना नहीं है जी, बल्कि अपने भीतर उन सारी दीवारों को ढूंढना और पहचानना है जो तुमने स्वयं प्रेम के विरुद्ध खड़ी कर रखी हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल। पर हिमांशु जी, प्रेम तो सरल है ना, तो ये जटिल कैसे हो जाता है, कब बन जाता है? आप ही बताइए, ये कौन सी दीवारें हैं जो प्रेम को इतना कॉम्प्लिकेट कर देती हैं? दीवारें एक नहीं, बहुत सारी हैं। जैसे कि ईगो की दीवार, अपेक्षाओं यानी कि एक्सपेक्टेशंस की दीवार, जी, डर की दीवार, यहाँ तक कि इनसिक्योरिटी की दीवार। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अंदर ये दीवारें हैं तो बाहर जाति, धर्म, रंग, रूप, मजहब, भाषा और न जाने कितनी और दीवारें खड़ी हैं जो बनती तो पहले अंदर ही हैं लेकिन बाहर दिखाई देने लगती हैं। करेक्ट। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में द बर्लिन वॉल का जिक्र करते हुए फरमाते थे कि कैसे हम इंसान सीमित करते चले जाते हैं खुद को, संकुचित करते जाते हैं खुद को। जी, और क्योंकि आपने जिक्र किया बर्लिन वॉल का, तो उससे जुड़ी एक बात याद आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी जी, कि किस तरह जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर प्रेम नहीं तो बाकी सब होने के कोई मायने नहीं रह जाते। जी, जैसे देयर वाज अ पर्सन हाइंज मैक्सनर और ही लिव्ड इन वेस्ट बर्लिन, लेकिन ईस्ट बर्लिन में रह गया उसका होने वाला परिवार, उसकी मंगेतर। जी, हाइंज के पास बेशक आजादी थी लेकिन सुकून नहीं था। और एक दिन उसने तय किया कि मैं उन्हें आजाद करा कर ले आऊंगा। पर हिमांशु जी, जितना भी हिस्ट्री में पढ़ा, सुना, देखा, उससे तो यही समझ में आता है कि ये सोचना भी कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना टेरिफाइंग रहा होगा ना। रश्मि जी, उसने ये काम किया बहुत शांति से। हाइंज ने ना कोई शोर मचाया, ना चर्चा की, बस उसने एक छोटी सी कार चुनी। कार? हाँ, एक खुली स्पोर्ट्स कार। अच्छा। और उसे इतना नीचे कर दिया कि वो एक छोटे से बैरिकेड के नीचे से निकल पाए। और फिर सही समय देखकर एक दिन वो निकल पड़ा बिना किसी डर के अपने परिवार को बोनट में छिपाकर। सीरियसली? हाँ जी। आई डोंट वांट टू इमेजिन कि चेक पॉइंट पर उनके साथ क्या हुआ होगा। वहाँ कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसने गाड़ी तेज रफ्तार से बैरिकेड के नीचे से निकाल ली। हालांकि मैंने पढ़ा कि बर्लिन दीवार पार करना किसी मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा था। बंदूकें, गार्ड्स, बारूदी सुरंगे, फिर भी हाइंज रुका नहीं। और जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक तो वो दूर जा चुका था, पर पीछे छोड़ गया था एक संदेश। क्या? कि दीवारें बेशक कितनी ऊंची हों पर प्रेम से ऊंची नहीं हो सकती। वाह, बहुत सुंदर। मुझे लगता है हिमांशु जी कि उस दिन उन्होंने दीवार ही नहीं, शायद खुद को भी पार किया होगा। बिल्कुल। तभी तो दीवारों में भी वो एक दरवाजा बना पाए। रश्मि जी, क्योंकि असल में प्रेम में जीने के लिए मरना पड़ता है। और किसी ने बखूब लिखा कि मैं मर जाऊं और इस प्रेम में फिर से जी उठूं। क्या बात है। हर बार जब मैं मरता हूं तो मैं उस जीवन को पा लेता हूं जो कभी नहीं मरता। जी, प्रेम के ऊपर आदरणीय राजपिता जी ने भी खुसरो की लिखी वो पंक्तियां दोहराई जी कि खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कुछ ऐसे ही भाव सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी
संपूर्ण हृदय वाणी में प्रकट किए। प्रेम गली में
जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे प्रेम और उसके आड़े आने वाली दीवारों का, जी। पर उन पर बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी अब तक की जर्नी में कोई ऐसा पल जो आपके लिए फुल ऑफ लव हो या बहुत प्रीशियस रहा हो। हिमांशु जी, वैसे तो हम सब जानते हैं कि जिंदगी एक नहीं कई तरह के फूलों का गुलदस्ता है, या यूं कहें कि एक किताब है जो हर तरह के पन्नों से बनती है। पर उनमें से भी अगर कोई इस वक्त मुझे याद आ रहा है तो वो चैप्टर है जो क्लास 9th से निकलता है, यानी जब मैं नई क्लास 9th में आई थी और अचानक ही मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा था। अच्छा जी। ऐसे में एक दिन जब मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में मैथ्स के मार्क्स मिले तो वो बस किसी तरह से पासिंग मार्क्स ही थे। एंड विद ऑल मॉडेस्टी आई वांट टू से दैट आई वाज अ गुड स्टूडेंट। अच्छा। इसलिए उससे पहले कभी इतने खराब नंबर देखे ही नहीं थे, तो डर कुछ ज्यादा ही लग रहा था। ओके। खास तौर पर इस बात का कि डैडी क्या कहेंगे। सारा दिन बस यही सोच कर स्ट्रेस होता रहा कि अब क्या होगा। खैर, दोपहर में घर जाकर डोरबेल बजाई तो देखा सामने डैडी ही खड़े थे। अच्छा। जी। उन्हें देखते ही रोना आ गया। ऑब्वियस है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने खामोशी से अपनी मैथ्स की आंसर शीट उन्हें दिखा दी। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उस पर हल्की सी निगाह डालते हुए उसे एक तरफ ऐसे रख दिया जैसे कि कुछ फर्क ना पड़ा हो। और फिर जो कहा वो आज भी मुझे हंसा और रुला एक साथ देता है। ऐसा क्या कहा रश्मि जी? उन्होंने कहा, इसे साइड में रखो और जल्दी से चेंज कर खाना खाओ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है। अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं कि वो तुम्हारा फेवरेट है। हालांकि शाम को वॉक के टाइम उन्होंने बहुत प्यार से बस इतना ही समझाया कि बेटा, जिंदगी में डरना गलत है, रुकना गलत है। कोई बात नहीं, अब अपनी मेहनत डबल कर दो। वाह। हिमांशु जी, उनके ये जो वर्ड्स थे ना, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे एक पावर दी। शायद उन शब्दों में वो जो भरोसा था ना उनका अपने बच्चे पर, उसने एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी कि अब तो जी जान लड़ानी है। सब्जेक्ट कितना भी टफ सही, जो विश्वास इस वक्त मेरे फादर मुझ पर दिखा रहे हैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करनी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जी, वो अचानक से फील होने लगा कि जब ये मेरी गलती माफ कर रहे हैं तो मुझे भी अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। हिमांशु जी, आज जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी ये बात मुझे अक्सर याद दिलाती है कि प्रेम कितना सरल है। करेक्ट। कितना आसान है। उस एक पल में वो मेरे सारे भविष्य की चिंता कर सकते थे और उस डर के चलते वो मुझे डांट फटकार भी सकते थे, जो जनरली पेरेंट्स कर लेते हैं। हाँ, और उसमें कोई देखा जाए तो गलत भी नहीं है क्योंकि भाव तो भलाई का ही छिपा होता है। करेक्ट। पर उन्होंने अपने इस डर से ऊपर चुना अपना प्रेम और अनजाने में सिखा गए कि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज जब मैं खुद भी एक पेरेंट हूं तो मुझे अक्सर उनकी ये सिखलाई याद आ जाती है जो उस हलवे की मिठास की तरह आज भी जीवन में घुली हुई है। देखा जाए तो बचपन के ऐसे ही एहसास हमारे भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। अगर उस दिन उन्होंने गुस्सा किया होता तो शायद मुझे भी सिर्फ यही तरीका पता होता, लेकिन उस दिन उन्होंने हमेशा के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज कर प्यार की तरफ मोड़ दी। और वैसे भी हिमांशु जी, मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत शायद है नहीं। करेक्ट। क्योंकि हर बच्चा एक ना एक दिन तो बड़ा हो ही जाता है और अपने लिए कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेता है। रश्मि जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे भी अपने स्कूल डेज याद आ गए। जी। बात क्लास 11th की थी। 10th क्लास के बोर्ड्स दिए, अच्छा रिजल्ट आया और आई डिसाइडेड टू चूज साइंस स्ट्रीम। ठीक है। PCM लिया और पूरी फैमिली में शायद मैं ही पहला बच्चा था जिसने साइंस स्ट्रीम चूज करी। अच्छा। पता नहीं था करना क्या होता है, मेहनत कैसे करनी होती है, आइडिया नहीं, बट आई चोज साइंस एज अ स्ट्रीम। ठीक है। अब हुआ ये कि 10th और 11th में जो लेवल ऑफ पढ़ाई है उसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। तो मैं उस डिफरेंस की वजह से कोप अप नहीं कर पाया और आउटकम ये हुआ कि क्लास 11th के फर्स्ट टर्म में पहली बार फिजिक्स के एग्जाम में मेरे रिपोर्ट कार्ड में आई रेड लाइन। रेड लाइन समझते हैं ना? रेड लाइन मतलब मैं उस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया। अब उससे भी बड़ा डर ये कि रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए मम्मी ने आना था। अच्छा। मम्मी रिपोर्ट कार्ड लेने गए,
और टीचर ने समझाया कि ऐसे ऐसे बच्चे ने खराब परफॉर्म किया है, सुना और रिपोर्ट कार्ड को लेकर घर की ओर चल पड़े। जब घर पे अभी दाखिल ही हुए हैं तो सामने से दादी और ताऊजी घर के बड़ों ने पूछा कि रिजल्ट कैसा रहा। तो आगे मम्मी ने कहा कि अभी रिजल्ट बना ही नहीं, रिजल्ट अगले टर्म में आएगा। मैं चुपचाप मम्मी की ओर देखता रहा और शाम को बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी रिपोर्ट कार्ड तो बन गया था ना, आपने बताया क्यों नहीं? मम्मी ने कहा जो रिपोर्ट कार्ड लाई हूँ वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड अभी बनना है। क्या बात है। जो मार्क्स आए वो तुम्हारी रियल परफॉर्मेंस को जज नहीं करते। मेहनत में कमी थी, उस कमी को जग जाहिर थोड़ी करना है, उस पर वर्कआउट करना है और वर्कआउट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर जहाँ खुद में भी कॉन्फिडेंस लाना है, वहाँ जो आप पर कॉन्फिडेंस शो करते हैं उनको भी प्राउड कराना है। क्या बात। और रश्मि जी, आप मानेंगे नहीं, वो जो प्यार, वो जो स्ट्रेंथ, वो जो सपोर्ट मुझे उन पलों में मिली। आज सदगुरु कृपा से मैं एज अ मेंटोर, एज अ टीचर स्कूल में जॉब करता हूँ जी। मैं हर उस हिमांशु को ढूंढता हूँ जो पीसीएम लेकर क्लास 11th में किसी ना किसी सब्जेक्ट में जिसके रिपोर्ट कार्ड के नीचे रेड लाइन आती है और उसे यही कहता हूँ कि ये तुम नहीं हो, तुम इससे बेहतर हो। क्या बात है। वो प्रेम का संदेश जो बचपन में मेरी माँ ने मुझे दिया, शायद उस प्रेम के संदेश को मैं हर पल स्कूल में जीता हूँ। बहुत सुंदर। और हिमांशु जी, वैसे भी हम जिंदगी में जो मर्जी बन जाएं, जितने मर्जी बड़े बन जाएं, पर अगर कोर में प्यार नहीं है, दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है, करुणा दया का भाव नहीं है, तो फिर ऐसे बनने का कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल सही। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। और इंसान होने का तो मतलब ही प्रेम होना है ना। जी रश्मि जी, ऐसे किसी ऑथर ने लिखा भी है ना, एवरी एक्शन टेकन बाय अ ह्यूमन बीइंग इज बेस्ड इन लव और फियर। जी हिमांशु जी, कुछ दिन पहले ये लाइंस मैंने भी पढ़ी। एंड हाउ ब्यूटिफुली येट सिंपली द राइटर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन लव एंड फियर। जैसे उन्होंने कहीं पर कहा कि लव इज द एनर्जी विच एक्सपैंड्स, ओपन्स अप, shares and heals. Wow. And fear is the energy which contracts, closes down, draws in, runs, hides, hoards, harms. Absolutely. Fear holds close, love holds dear. Fear attacks, love protects. Fear clings to and clutches all that we have. Love, on the other hand, gives all that we have away. इसका मतलब रश्मि जी, प्रेम की सबसे पहली शर्त तो यही है कि वो भय मुक्त होता है, ना डरता है ना डराता है। बिल्कुल। वो जगड़ता नहीं, वो तो आजाद कर देता है। पर आजकल हम जिद को भी प्रेम का नाम दे देते हैं। कहीं एसिड अटैक्स तो कहीं टॉक्सिक लव जैसे वर्ड्स अक्सर कानों में सुनाई देते हैं। वो प्रेम जिसे दूसरे को प्रोटेक्ट करना था, वक्त बदलते ही अटैक करने लगा। अगर रिश्ते में प्रेम की गुंजाइश ही नहीं बचे तो रश्मि जी, उसे जाने देने में ही भलाई है। बिल्कुल। ना तो उसके लिए खुद को सजा देना और ना ही किसी और को सजा देना जरूरी है। बिल्कुल हिमांशु जी, ये बात सुनकर मुझे साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई वो पंक्तियां याद आ रही हैं। कौन सी? तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, वाह। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वाह। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बहुत खूब। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जरूरत पड़े तो प्यार की डोज बढ़ा दो। जी। और डोज बढ़ाने का मतलब टू क्लिंग नहीं, बल्कि एट टाइम्स इट ऑल्सो मीन्स टू लेट गो। जी। अगर ईमानदार कोशिश के बाद भी सामने गुंजाइश खत्म हो जाए तो प्रेम पूर्वक द्वार खोल दो और उस रिश्ते में बोझ बनने से ज्यादा बेहतर है उसकी अच्छी सी याद बन जाओ। बिल्कुल हिमांशु जी, प्रेम वाकई में एक प्रोटेक्शन है, एक कंफर्ट है। और क्योंकि फियर का भी जिक्र चल रहा है तो मुझे याद आ रहा है मूवी का एक सीन जो मैंने कुछ दिन पहले ही देखी है। जरूर बताइए। एक 4 साल का बच्चा, ही इज गेटिंग ऑपरेटेड। अच्छा। वो ओटी टेबल पर है, उसका ऑपरेशन चल रहा है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ही लीव्स हिज बॉडी। अच्छा। चारों तरफ प्रेयर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, चाइल्ड इज ओके, ही रिवाइव्ड अगेन। जी।
अब क्या हुआ कि वो बच्चा एक दिन ऐसे ही जब घर आ गया, नॉर्मल ठीक ठाक बढ़िया हेल्दी तरीके से अपने खेल कूद में लगा है और खेलते खेलते बड़ी मासूमियत से कहता है, पापा व्हेन आई वाज गेटिंग ऑपरेटेड आई सॉ हेवन। ओ वाओ। पापा उसके, ध्यान देना इस बात पर हिमांशु जी, उसके जो फादर थे जी, वो एक पेस्टर थे। ही यूज्ड टू प्रीच अबाउट गॉड, भगवान के बारे में लोगों को जानकारी दिया करते थे। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि उस बच्चे ने हेवन देखा तो वो हैरान हुए। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा डिसबिलीफ भी था, तो उन्होंने उस बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। बच्चे ने फिर दोहराया, पापा आई सॉ हेवन। तब उसके फादर ने अपना काम छोड़कर पूछा, अच्छा व्हेन, कब देखा तुमने? तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, व्हेन डॉक्टर्स वर डूइंग समथिंग टू मी, तो उस वक्त मैंने जाकर हेवन देख लिया। तो अब जो फादर हैं उन्होंने पूछा कि कैसा था, चलो ये बताओ। बच्चे ने कहा, बहुत सुंदर। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो थी ना पापा, दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अलोन आई वाज नॉट स्कैर्ड। आप भी नहीं थे, मम्मा भी नहीं थी और सिस्टर भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। इट फेल्ट लाइक आई वाज सराउंडेड बाय लव। क्या बात। आई फेल्ट सो सेफ। तो हिमांशु जी, जब ये सीन मेरी आंखों के सामने चल रहा था तो मेरे जहन में बस एक ही बात आई कि हेवन होना, हेवन बनना और हेवन बनाना कितना आसान है। करेक्ट। इस डर को हमेशा के लिए खत्म करके सिर्फ और सिर्फ अपने दिलों को प्यार से भरना है। बहुत सुंदर। और जब हम इस स्टेट में पहुंच जाते हैं, व्हेन वी बिकम लव, जैसे सदगुरु माता जी भी कहते हैं, व्हेन वी बिकम लव, तो फिर हर तरह का फियर, इनसिक्योरिटी सब खत्म हो जाता है और जीते जी वो हेवन हमारी आंखों के सामने अंदर और बाहर होता है। बहुत सुंदर। आदरणीय राजपिता जी ने भी तो कहा कि मैं अपना स्वर्ग और नर्क अपने साथ लेके चलता हूँ। जब मैं प्यार में होता हूँ तो स्वर्ग में जी, और जब अपने अहम में, अपनी ईगो में, तो मैं नर्क में होता हूँ जी। पर रश्मि जी, अंत में चुनाव तो मुझे ही करना है कि मैं अपने लिए चाहता क्या हूँ। और यदि जीवन में किसी भी पल चुनाव करने में मुश्किल लग रही हो तो उस समय सदगुरु की शिक्षाएं हमारे लिए वरदान बन के आती हैं। बिल्कुल। उनमें से ही कुछ शिक्षाओं को साझा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय महात्मा वीरेंद्र कुमार जी, जिन्हें हम सब प्यार से बंटी जी के नाम से जानते हैं जी, जो सदगुरु के एक अनन्य भक्त हैं और सदगुरु की कृपा से अनेकों सेवाओं को बखूबी निभा रहे हैं। तो बंटी जी, आप जी का निरंकारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। तो जैसा कि जिक्र चल रहा है बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं का, उनके दिए प्रेम का, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बाबा जी की ऐसी कोई शिक्षा जो रोजमर्रा की लाइफ में, एक कहते हैं जैसे प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिक जीवन में उसको और भी सरल और सहज बनाते हुए प्रेम से भरते। दास को ध्यान में आ रहा है, एक बार ऐसे ही एक बहन बाबा जी के चरणों में आई, बाबा जी आशीर्वाद दो, मेरा जहाँ पर रिश्ता हुआ है। दासी तो बचपन से ही आप जी के चरणों से जुड़ी है, संगत सेवा सिमरन जो आप जी ने बख्शा है वो कर रही है जी, और वो परिवार अभी तक आप जी के चरणों से इस रूप में जुड़ा नहीं है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जी कृपा करो कि मैं इस तरीके से वो आशीर्वाद, वो प्यार वहाँ से भी ले पाऊँ जी। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाने लगे कि जो सेवा सिमरन सत्संग, जो प्यार, जो सत्कार आपने यहाँ सीखा है, बस आपने इसी को वहाँ पर ऐसे ही करना है। वाह। और कुछ समय के बाद ऐसा ही मौका मिला कि वो सारा परिवार ही इस रूप में एकत्रित हुआ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी ने समय दिया और उस समय जो उस बिटिया की जो सासू माँ हैं जी, वो कहने लगे कि बाबा जी आपके दर्शन करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब ये रिश्ता जुड़ा था तो ये जानकर बड़ी खुशी हो रही कि निरंकारी मिशन से बिटिया है, उनके सिद्धांतों को मानती है जी। लेकिन जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गई बात, वो मैं आप जी से शेयर करना चाह रही हूँ कि एक बार ऐसे ही बिटिया ने बोला कि मम्मा मेरी कुछ फ्रेंड्स उस समय शादी पर नहीं आ पाई थी जी, अब वो इंडिया में आई हैं, तो ध्यान है कि उनको घर पे मैं बुलाऊं, उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा बुला लो, कोई ऐसी बात नहीं जी। कहने लगे जो वो बैठे थे ड्राइंग रूम में, तो मैं अंदर रूम में थी, पानी वगैरह बिटिया ने दिया। कहने लगे मैं जो ही अंदर से आई तो मुझे उसने कह के इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे मदर इन लव हैं। वाह। अक्सर इस रिश्ते को देखा जाए तो किस तरह से कहा जाता है कि मदर इन लॉ कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, लेकिन सदगुरु की शिक्षाओं को उस बिटिया ने इस तरीके से प्रदर्शित किया कि सारा परिवार उस प्रेमा भक्ति में खिंचा हुआ चला आया
और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त किया। वाह, बहुत सुंदर। वाकई आपने कहा जैसे कि मदर इन लॉ सांसारिक दृष्टिकोण में, पर सदगुरु की बख्शी हुई नज़र, इनकी शिक्षाएं और इनका दिया हुआ प्यार ही है जो एक गुरसिक को वो नज़र बख्श देता है कि वो उस लॉ में भी लव ढूंढ के निकाल लेते हैं, बिकॉज मदर्स आर ऑलवेज फुल ऑफ लव। वाह। और रश्मि जी, यहाँ उस संत की बात करना भी जरूरी है जहाँ उस संत ने गुरु की बात केवल सुनी नहीं, उस बात को जिया। बिल्कुल। प्रेम करना है ये बात तो बचपन से सुनते आए हैं जी, लेकिन प्रेम में जीना कैसे है वो उस बहन ने जी कर दिखाया। वाकई। पंडित जी, वैसे तो सदगुरु की हर एक शिक्षा भगत के लिए वरदान होती है, पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप जी के दिल के बहुत नजदीक हो, आप हमारे श्रोताओं के साथ जरूर शेयर करें। जी, एक बार की बात दास को ध्यान में आ रही है। एक बार ऐसे ही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी, माता सविंदर जी राजमाता जी के उस बरामदे में खड़े हुए थे। मसूरी की बात दास आप जी से शेयर कर रहा है। एक नौजवान वहाँ पर आया तो वो नौजवान कहने लगा कि बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बिजनेस इस समय बिल्कुल डाउन हो गया है। और वो कहने लगे कि ये सामने देखो कितनी पहाड़ की ऊंचाई नजर आ रही है जी, मेरा बिजनेस इतने पीक तक चला गया था जी, लेकिन आज मैं बिल्कुल डाउन आ गया हूँ। बाबा जी फरमाने लगे, आपने बिल्कुल डलायमान नहीं होना, इस निरंकार से हमेशा जुड़े रहना है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है। और बाबा जी ने आगे फरमाया, कहने लगे, हमें जब भी एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाना होता है तो एक बार हमें नीचे उतरना पड़ता है, तब हम जाकर शिखर की दूसरी बुलंदी को छू पाते हैं। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने सिमरन करते रहना है और अपनी लिव हमेशा इस निरंकार से लगा कर रखनी है। क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। और आदरणीय बंटी जी, ये बात जहाँ मुझे तो प्रेरणा दे ही रही है, मुझे पूरा यकीन है जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, जो जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे, उन्हें ये बाबा जी की दी हुई सिखलाई, ये शब्द न जाने कितना हौसला देंगे कि निरंकार से तो जुड़े रहना है हर वक्त, पर ये जो फॉल थोड़ी देर का दिख रहा है, ये ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की शुरुआत है। वाह। तो आदरणीय बंटी जी, आपने ये जो बहुमूल्य शिक्षाएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, एंड डिस्पाइट ऑफ बिजी स्केड्यूल आप जी ने ये जो वक्त निकाला हम सभी के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। नजर अगर जाए मेरे मौला, तो जाए अपनी ही खामियों पर। नजर अगर जाए मेरे मौला, तो जाए अपनी ही खामियों पर। ना अब गुणों पर निगाह डालें, तेरे सरोवर के हंस होकर चुने हमेशा गुणों के मोती। तू ऐसा परवरदिगार वर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। हिमांशु जी, जब प्रेम का जिक्र चल ही रहा है तो मुझे ध्यान आ रही हैं इस वक्त अपनी दादी जी, अच्छा, जिनका दिमाग प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। एक मिनट रश्मि जी, आपका मतलब है उनका दिल प्रेम और करुणा से भरा हुआ था? जी, एब्सोल्युटली राइट। पर अब ये बात कि हमेशा से ही दिल को ही क्यों प्रेम का, दया का, इंसानियत का केंद्र या यूं कहें ठिकाना माना गया है, या जब दुखता है तो दिल ही क्यों दुखता है, दिमाग क्यों नहीं?
हर प्रार्थना में भी अक्सर यही तो कहा जाता है, मेरे हृदय आन बसो प्रभु। कबीर जी ने फरमाया, हृदय राखी हरि भाव और सकल तजी चाह। बहुत सुंदर। ऐसा ही कुछ भाव श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ने को मिलता है। साध्वो हृदयम मयम साधुनम हृदयम त्वहम। भाव यही कि मेरे प्रेमी भक्त तो मेरा हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वाह। तो रश्मि जी, एक बात तो तय है कि इस परमपिता परमात्मा ने हमारी रचना की ही कुछ इस तरह से कि प्रेम का और परमात्मा का निवास इस दिल को बनाया। जी हिमांशु जी, ज्ञान या यूं कहें ब्रह्म ज्ञान तो इस बात की पुष्टि हजारों सालों से करता आ रहा है, पर अब विज्ञान भी इसकी गवाही देने लगा है। वो कैसे? जी, साइंस कहती है कि हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो दिमाग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। Is it? जी, यानी ये दिल अपनी हर धड़कन के साथ लगातार एक सिग्नल भेजता रहता है। अच्छा जी, एक ऐसी मैग्नेटिक वेव जो दिमाग के शोर से कहीं ज्यादा असरदार है। इन वेव्स की इंटेंसिटी ह्यूमन प्रेजेंस के 1 मीटर के डिस्टेंस तक महसूस की जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड की तरह। बिल्कुल। शायद इसलिए हम एक दूसरे की वाइब्रेशन और दुख दर्द को महसूस कर पाते हैं और बिना किसी शब्द के या भाषा के प्रेम को समझ पाते हैं। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर पूरी सृष्टि एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क के अंदर ऑपरेट कर रही है जहां प्रेम एक नेचुरल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, एक सहज क्रिया है। और जब जब हम इसके विपरीत काम करते हैं, इसके उलट काम करते हैं, तो हमारे अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। ट्रू। जैसे पानी या हवा की डायरेक्शन के अपोजिट चलने के लिए तो एफर्ट लगाना पड़ता है, वैसे ही इस फोर्स के अगेंस्ट चलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। मे बी बिकॉज लव इज अ डिवाइन फोर्स। और ये फोर्स समय समय पर खुद को साबित करती रही है, अपनी ताकत का एहसास कराती रही है। जैसे कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया में हुई ये घटना, जहां एक कपल को ट्विन बेबीज हुए और उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा। नर्सेज ने उस नन्हे बच्चे को कुछ समय के लिए उसकी माँ के हाथों में सौंप दिया जी। और माँ ने बड़े प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया। 5 मिनट बाद बच्चे ने कुछ हरकत की, लेकिन डॉक्टर्स ने रिफ्लेक्स कहकर उसे नकार दिया जी। पर रश्मि जी, माँ का दिल तो मानो सब जानता था जी। वो उस नन्हे जीव को अपने हृदय से लगाकर कुछ देर तक बैठी रही और 1 घंटे बाद बच्चे ने एक हिचकी ली और धीरे से अपनी आंख खोली। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल ब्रीथ करने लगा। डॉक्टर्स यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था, लेकिन फिर यही कहा गया कि माँ की क्लोज प्रॉक्सिमिटी और माँ के प्यार की वजह से वो रिवाइवल संभव हुआ। वाह, माँ के प्रेम को तो हमेशा ही सबसे ज्यादा पावरफुल और सेल्फलेस कहा गया है जी। पर हिमांशु जी, मुझे लगता है कि हमारे डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे से जेस्चर्स भी प्रेम को मजबूत करने के लिए काफी होते हैं। उन्हें शायद इतना इंटेंस होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एक सिंपल सी स्माइल, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, वाह, बिना जज किए, करेक्ट, और अपना वक्त पूरी तरह देना, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, मोबाइल को साइड में रखते हुए। जी बिल्कुल। पर प्रेम गली में जितना नुकसान इसने किया है ना, उतना किसी और ने नहीं। किसने? मोबाइल ने। बात तो सही है, मोबाइल ने और मोबाइल पर कहे जाने वाले शब्दों ने। पहले के टाइम पर अगर इंसान गुस्से में होता था तो कम से कम उसे कूल डाउन पीरियड मिल जाया करता था। आजकल तो तुरंत ही जवाब देना है और तुरंत ही जवाब लेना भी है। हर फैसला इंस्टेंट होना चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि गुस्से में इंसान कड़वे से कड़वी बात, कड़वे से कड़वा वचन यूं ही बोल जाता है, क्योंकि उस टाइम शायद इंटेंट सिर्फ यही होता है कि सामने वाले को डीपली हर्ट किया जाए। और शब्दों से बड़ा हथियार इस दुनिया में कौन सा रहा है? रश्मि जी, शायद तभी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया कि इंसान बोलना तो जल्दी सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल। क्योंकि शब्द अपने आप में एक कर्म है। कई बार शरीर का जख्म भर जाता है, पर शब्दों से मिला हुआ जख्म इतना गहरा घाव देता है, रिश्ते में दरार छोड़ जाता है। इसीलिए कहा गया ना कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ,
एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। बिल्कुल जी, इसीलिए शब्दों का चुनाव सोच कर करना जरूरी है। करेक्ट। वैसे किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि गुस्से के वक्त कहीं भी फोन करना अवॉइड करें। पर हाँ हिमांशु जी, इसका मतलब ये भी नहीं कि फोन करना तो अवॉइड करें, लेकिन मैसेज में एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर भेज दी। दरअसल सजेस्ट तो ये किया गया है कि जो भी भाव उमड़ रहे हैं उसे बेशक लिख लें, लेकिन उस टाइम पे सेंड का बटन न दबाया जाए। बहुत सुंदर। आधे 1 घंटे बाद आप खुद महसूस करेंगे कि अब ये मैसेज भेजने की कोई जरूरत नहीं। करेक्ट। तो इतना सा एफर्ट तो करना पड़ेगा ना हिमांशु जी, क्योंकि ये जो प्रेम के धागे हैं ना आसपास रंग बिरंगे खूबसूरत से, जिनसे हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये बड़े नाजुक होते हैं। करेक्ट। इन्हें सहेज कर संभाल कर रखना जरूरी होता है, क्योंकि रहीम जी लिख गए ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम की भाषा बहुत सहज है और इसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जो सबसे सिंपल येट ब्यूटीफुल तरीका है वो है एक प्यारी सी स्माइल। बिल्कुल। जैसे रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्कूल की मीटिंग में मेरी और मेरी कोऑर्डिनेटर की किसी बात पर डिबेट हो गई और उस डिबेट का कोई आउटकम नहीं निकला। बट हुआ ये कि मैं उस डिबेट से जब बाहर निकला तो आई वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस जी। अब उसी मोड को लेकर घर की ओर रवानगी मैंने करी। अब पूरे सफर मैं उसी स्ट्रेस को लेकर चल रहा हूँ जी। और आगे देखिए होता क्या है कि ट्रैफिक मिला एक उस टाइम की स्ट्रेस और फिर ट्रैफिक की स्ट्रेस, और सामने से क्या देखता हूँ कि रश्मि जी मेरी कार के जस्ट थोड़ी ही दूर पर मेरे आसपास बहुत से लोग, ट्रैफिक जैम था, आप समझ पा रहे हैं। मेरी कार के जस्ट आगे एक ऑटो, उस ऑटो में लगभग एक 4 साल का बच्चा रहा होगा। वो मुझे लगातार देख रहा था। मैं पहले तो उसे इग्नोर करता रहा जी। फिर हमारा आई कांटेक्ट हुआ और आप मानेंगी नहीं उस बच्चे ने क्या किया। जैसे ही मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। अच्छा। और हाथों से ढकने के तुरंत बाद उसने वो हाथ हटाए और मेरी तरफ जीभ चिढ़ाकर जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा हो। मुझे लगा ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उसे फिर से इग्नोर किया और अनइंटेंशनली फिर से एक बार उसकी तरफ देखा तो उस बच्चे ने जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ फिर से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। और इस बार तो सोने पे सुहागा, जैसे ही उसने हाथ हटाया तो ना केवल अपनी जीभ चिढ़ाई बल्कि अपने हाथों को भी सर के ऊपर ले गया और मुझे चिढ़ाने लगा, सींग बनाते हुए जी। उस समय मेरे अंदर का बच्चा भी जाग गया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ये सिर्फ तुझे ही नहीं आता, ये मुझे भी आता है। मैंने भी एग्जैक्टली सेम जेस्चर से उसको चिढ़ाया। अब वो मुझे देखकर हंसने लगा और उसे देखकर मैं हंसने लगा। और ये इफेक्ट इतना ज्यादा इंड्यूसिव था कि जो आसपास के लोग थे वो हमें देखकर हंस रहे थे। रश्मि जी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरी स्ट्रेस थी ना वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। फिर मुझे रियलाइज हुआ जी सदगुरु की वो टीचिंग्स कि क्या इतना मुश्किल है ये स्माइल की भाषा। एक ऐसी भाषा जो शुरू तो एक से होती है मगर फैल पूरी विसिनिटी में जाती है। बिल्कुल। जैसे कोई इत्र लगाए एक व्यक्ति जी, लेकिन कमरे में आने पर हर एक व्यक्ति उस इत्र की खुशबू से महक जाता है। सच। और यहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो पंक्तियां जहन में आ रही हैं जी। जिंदगी थोड़ी है हर पल में खुश हूँ। वाकई हिमांशु जी, हर पल जो इनकी शिक्षाओं के बदौलत, इनके आशीर्वचनों के बदौलत एक रहमत में बदलने की क्षमता रखता है। जैसे आपने कहा एक इनोसेंट स्माइल ने आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। करेक्ट। आपके अंदर का और बाहर का माहौल बदल दिया। तो ये तो तय है कि हम ये जो स्माइल की पावर है इसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। करेक्ट। ये अपने आप में एक रेमेडी है, एक मेडिसिन। और रश्मि जी ना केवल मेडिसिन बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ लव भी है। ऑफ कोर्स हिमांशु जी, अ पावरफुल आई वुड से मीडियम टू एक्सप्रेस। और हिमांशु जी स्माइल का जिक्र चल रहा है तो मुझे एक वो छोटी सी बात जो मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी वो याद आ रही है जी। कि एक लेडी है जो ड्राइव करते हुए जा रही है किसी बात से स्ट्रेस्ड, जैसे आपकी सिचुएशन में आपने बताया, और सामने से कोई और लेडी वॉक करते हुए आ रही है। अच्छा। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, पर क्रॉस करने से पहले एक दूसरे को अनजान होते हुए भी एक स्माइल दे दी। अच्छा। अब ये क्रॉस करके अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जा चुके हैं
तो द वन हु वाज ड्राइविंग वो अपनी सहेली के घर में बैठी हैं थोड़ी देर बाद, और उन्हें बता रही हैं कि पता है आज का मेरा दिन कितना स्ट्रेस में बीता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो एक बड़ी कमाल की बात हुई। एज आई वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स योर हाउस, दूसरी तरफ क्रॉस करते हुए एक लेडी को देखा जो कार से कहीं जा रही थी, जिन्होंने मेरी तरफ एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट, जैसे कि परमात्मा खुद मुस्कुरा रहे हों, इतनी डिवाइन स्माइल मुझे दी। और न जाने क्या थी उस मुस्कुराहट में, वो शांति थी, न जाने कौन सा सुकून था कि वो देखते ही मुझे अपनी सारी थकान दूर होती हुई महसूस हुई। और अभी वो ये बात बता ही रही थी कि इतनी देर में उनकी सहेली का फ़ोन बजा। अच्छा। और जानते हैं फ़ोन पर सामने से क्या आवाज़ आती है? उनकी कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड की फ्रेंड, अच्छा, जो कह रही है कि थोड़ी देर पहले मैंने एक लेडी को देखा जो कार से कहीं जा रही थी, और उस कार ड्राइव करने वाली लेडी की स्माइल इतनी प्यारी थी, इतना सुकून था, इतनी इनोसेंट थी कि जो सारा दिन मेरा तनाव से बीत रहा था वो एक पल में सारी थकान तनाव दूर कर दिया। वाह। तो जो बीच में बैठी थी वो थी तो कॉमन फ्रेंड, और उन्होंने बाद में ये डॉट्स भी कनेक्ट कर दिए, लेकिन इस बात ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया हिमांशु जी कि ये जो छोटे छोटे लविंग एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कई बार इन्हें हम जानबूझकर दबा लिया करते हैं, छिपा लिया करते हैं, क्योंकि शायद तनाव वाले चेहरे में ही आनंद आने लगा है, क्योंकि उसकी आदत जानबूझकर डाल ली गई है। तो ये जो एक्सप्रेशंस इन्होंने बख्शे हैं, इनको फ्रीक्वेंटली यूज करते रहना बहुत जरूरी है। प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है, ये ज़मीं स्वर्ग से बनानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। फर्ज अपने आओ अदा कर ले, फर्ज अपने आओ अदा कर ले, फर्ज अपने आओ अदा कर ले, नेकियां स्वर्ग से बनानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। रश्मि जी, आपको गार्डनिंग कैसी लगती है? जी मुझे बहुत शौक है, लेकिन वो गमलों तक ही सीमित है। अच्छा, गार्डन नहीं मगर गार्डनिंग पसंद है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो रश्मि जी, गार्डनिंग में जब कभी पौधा उगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है? बहुत सिंपल सी बातें, जैसे कि पानी रोज देना है, सनलाइट बराबर मिले, और उसके आसपास जो वीड्स हैं वो ग्रो ना करें। खरपतवार? जी। खरपतवार क्या नुकसान पहुंचाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, और जो उसका न्यूट्रिशन है वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं। लाइफ में भी तो इस प्यार के पौधे को लगाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो खरपतवार है, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, ये कहीं मेरे जीवन में प्यार की ग्रोथ को ना रोक दे। चलिए, हर किसी को गार्डनिंग समझ नहीं आती जी। इसको इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में है, आईपीएल। इस आईपीएल के बारे में हर जगह बात हो रही है जी। तो मैं आज आपको जिंदगी के आईपीएल में लेके चलता हूँ, जहाँ हम बात करेंगे प्यार की। लेकिन उस आईपीएल को समझने के लिए जो इसमें टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बिल्कुल।
तो पहली टीम जो इस आईपीएल में है, हमारी जिंदगी के आईपीएल में है, प्रेम के आईपीएल में है, इसका नाम है टीम सेल्फलेस लव। टीम लव। टीम लव। ओके। और इनके ओपोनेंट है टीम ईगो। अच्छा, तो अब मिलते हैं दोनों टीम के प्लेयर्स को। ठीक है। तो सबसे पहले मिलते हैं टीम ईगो से। टीम ईगो के ओपनिंग बैट्समैन जो हैं, इनका नाम है मिस्टर वैलिडेशन, जिन्हें हमेशा तालियां, प्रशंसा, इसी की भूख रहती है। अपने हर शॉट पर दर्शकों की वाहवाही चाहते हैं। जरा सी चूक हुई तो पिच पर ही हंगामा करने में झिझकते नहीं हैं। इस टीम के विकेट कीपर से मिलवाता हूं आपको जी, जिनका नाम है डिजायर फॉर कंट्रोल। जैसे विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे से पूरे मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वैसे ही ये खिलाड़ी हर रिश्ते, हर पल को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। जरा सा मौका मिले तो रिश्ता कैच आउट करने में भी ये देर नहीं लगाता। बहुत डेंजरस है ये वाला। बहुत डेंजरस है। और इसका जो अगला प्लेयर है वो है एक फास्ट बॉलर जिसका नाम है जेलेसी। जीवन में कब किस रफ्तार से आ जाती है पता ही नहीं चलता। इनकी तेज गति से आने वाली जली कटी बातें न केवल सामने वाली टीम को परेशान करती हैं, बल्कि अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी चैन की सांस नहीं लेने देती। इनके लगातार खेलते रहने से ऐसा माहौल बन जाता है कि जिंदगी के मैदान पर हर रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। मुझे तो सुनकर ही स्ट्रेस हो रहा है कि बेचारी टीम लव का आखिर क्या हुआ होगा। टीम लव हर बार और हर वक्त जीतेगी। अभी आपको मैं इस टीम से मिलवाता हूँ। चलिए। तो टीम लव के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो ही काफी प्रबल हैं। इनका नाम है सरेंडर, यानी कि समर्पण। वाह। ये खिलाड़ी बिना किसी हिचक के खुद को प्रेम की लय में ढाल लेता है और अहंकार के हर शॉट को बड़ी सहजता से डिफेंड करता है। क्या बात। और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस जो इसके हाथ में नहीं होती उसे बहुत आसानी से जाने देता है। जी। अगला खिलाड़ी है मिस्टर डिपेंडेबल, जिसका नाम है डिजायरलेस। इनके नाम का मतलब ये नहीं कि इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, बस किसी से कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जिन्हें हर मैच में अपना बेस्ट देने का, अपना 100% देने का जुनून है। एंड ही बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द कॉज, नॉट फॉर द अपलॉज। ब्यूटीफुल। और रश्मि जी, अब मिलिए इस टीम के मेन बॉलर से, जिनका नाम है मिस्टर फॉरगिवनेस। और इनका ये फॉरगिविंग एटीट्यूड हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता है और रिश्तों को टूटने से बचाता है और प्रेम के मैदान को हमेशा हरा भरा रखता है। आई होप आपने अपनी टीम तो जरूर चुन ली होगी। एब्सोल्युटली हिमांशु जी, मेरी टीम रेडी है। तो आपकी टीम मैं गेस करूं? हाँ, करिए। आपकी टीम है टीम लव। ऑफ कोर्स, टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। पर हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है टीम लव में एक खिलाड़ी की कमी अभी भी है। कौन सा? ये मैं आपसे शेयर करूंगी इस छोटी सी बातचीत के बाद, जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं आदरणीय बहन सिमरन मनचंदा जी से, जो कि हैं गुरुग्राम से। सिमरन जी, आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। तो सिमरन जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन चल रहा था प्रेम का, इम्पोर्टेंस का, तो टू बिगिन विद मैं यही जानना चाहूँगी, हाउ मच डिफरेंस डज इट मेक टू यू, और प्यार आपके लिए क्या है? हाँ जी ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी कंप्लेंट है मेरी। मुझसे? जी, आपसे। क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले मुझे अगम्या, आपकी डॉटर, जिसे मैं प्यार से सिया बुलाती हूँ, वो मिली थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी मम्मा ने मेरा प्यार और हक दिया आपको? और उसने मुझे मना कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, आप हमेशा मुझे बताते हो कि सिया ने मेरा प्यार और हक आप तक पहुँचाया। एक्चुअली सिमरन जी, आई मस्ट एक्सेप्ट, ये गलती तो मुझसे हो जाती है। कई बार ऐसा हो पाता है और कई बार मैं भूल जाती हूँ। और ये भी सच है कि सिया, आपका दिया हुआ वो प्यार मुझे हमेशा विदाउट फेल उतने ही प्यार से, जैसे कि आप मुझे खुद हक कर रहे हो, वो हक मुझे पहुँचाती है और बड़े प्यार से कहती है, मम्मा ये सिमरन दीदी की तरफ से है। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई एम वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता होगा कि ये छोटा सा एक्सप्रेशन मेरे दिमाग से निकल जाता है और बच्चा इसे याद रख लेता है। यू नो, परहैप्स इट इज़ बिकॉज बच्चे प्यार पर शायद हम बड़ों के मुकाबले कहीं ज़्यादा यकीन रखते हैं। कम से कम इस वक्त तो मुझे यही
एहसास हो रहा है और मैं कोशिश करूंगी कि ये गलती फ्यूचर में कभी ना रिपीट हो। हिमांशु जी, जी। हमने अक्सर देखा होगा कि फोन पर भी जैसे बात होती है किसी से, अपने बड़ों से, तो वो फोन रखने से पहले कह देते हैं कि बच्चों को प्यार देना। और मैं भी कहती हूँ कि हाँ जी ज़रूर, लेकिन वो प्यार वहीं तक रह जाता है। मैं खड़े होके उतने एफर्ट्स नहीं करती कि उन तक जाऊं और वाकई में प्यार को उस एक्सप्रेशन के फॉर्म में, कि हग या माथे पर हाथ फिराने के फॉर्म में जाहिर करूं। तो ये जो हम धीरे धीरे बड़े शायद कहीं एक्सप्रेशन लेस होने लगते हैं कहूँगी, या फिर जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग कि ठीक है, अंडरस्टूड है, या उन्होंने सिर्फ कहने भर के लिए कह दिया होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इसका रियलाइजेशन मुझे कराने के लिए थैंक यू सिमरन जी। इट्स ओके रश्मि जी, बट मुझे ध्यान आता है कि पहले ऐसा मेरे साथ भी होता था, बट फिर एक बार मेरी पापा से ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी महापुरुषों से नहीं मिलना होता, कई महापुरुष होते हैं जिन्हें सिर्फ समागम पे मिलना होता है, या पापा कभी टूर पे अगर वहाँ जाएं तो वो उनको मिलते हैं जी। तो मैं उनका प्यार, और मैं पापा को हमेशा बोलती हूँ कि आप उनको मेरा प्यार जरूर देना जी। और फिर वो महापुरुष जब भी मिलते हैं तो वो मुझे भी बताते हैं कि आपके पापा ने आपका प्यार हमें भेजा, और इन रिटर्न वो घर आके भी मुझे जरूर बोलते हैं कि उन्होंने भी आपको बहुत प्यार दिया। क्या बात है। पर मुझे इस बात से ध्यान आया, उन्होंने मुझे एक बार समझाया इस चीज से कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि हम उन्हें रोज मिलते हों, लेकिन जब कभी भी हम उनसे मिलते हैं और अगर हम उनकी उस्तत अपने घर में करते हैं तो वो व्यक्ति, वो महापुरुष हमें सहज में ही बहुत अच्छे लगते हैं, और लगता ही नहीं कि आप उनसे महीनों बाद मिले हो या सालों बाद मिले हो जी। इट्स लाइक यू नो द लास्ट टाइम वेयर यू लेफ्ट इट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब हम कभी किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में इल फीलिंग अपने मन में रखते हैं, इवन वी आर नॉट टॉकिंग, लेकिन अपने मन में एक वो कॉन्टिन्यूस थॉट रखते हैं कि हमें तो वो इंसान पसंद ही नहीं है फॉर एनी रीजन, तो आप कभी देखें तो वो कहते थे कि वो महापुरुष या वो व्यक्ति आपके सामने जब आएगा ना तो वो आपको और आप उसको पसंद ही नहीं करोगे। तो मुझे लगता था, और ये मैंने ट्राई भी करा है, कि ऐसा होता है कि जब वो हमारे सामने है तो हम उन्हें पसंद ही नहीं करते, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन इट्स लव देन इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल कि आप मिले ही नहीं हो बट फिर भी इतना प्यार है। वाह, वंडरफुल। सिमरन जी, मुझे ऐसा लगता है जी कि जो बीच का वॉइड था ना, मिलने और ना मिलने के बीच का, जी, वो वॉइड की कनेक्टिविटी उस वॉइड को हमेशा कवर अप करती है। ये मैंने डिसाइड करना है कि उस कनेक्टिविटी का मीडियम क्या लेना है। जी, इट कैन बी लव और इट कैन बी द अदर वे राउंड। ट्रू हिमांशु जी। और जैसे कि हम सत्संग में सुनते हैं सिमरन जी के ये निरंकार हर पल हर वक्त हमें सुन रहा है, यहाँ तक कि मन में जो भाव आ रहा है उसके आने से पहले इसे उसका पता है, और यही निरंकार यहाँ भी है वहाँ भी है। तो डेफिनेट है कि जो मैं यहाँ फील कर रही हूँ ये वहाँ तक पहुँचना लाजमी है। अब मैं क्या फील करती हूँ ये मुझे चुनना है। बिल्कुल राइट। तो सिमरन जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला और इस प्रेम की चर्चा में जो अनंत है जी उसमें सहयोग दिया, और साथ ही ये रियलाइज कराया दैट हाउ इम्पोर्टेंट, कितना सिंपल जेस्चर है ना कि किसी के कहे प्यार को सामने से जाके दे देना, कन्वे कर देना। इट इज़ वेरी सिंपल बट ट्रस्ट मी सिमरन जी, इट इज़ इक्वली पावरफुल। तो वो रियलाइजेशन मुझे कराने के लिए स्पेशली आई एम थैंकफुल टू यू। तो इस बार आप मेरा प्यार सिया तक जरूर देना, सिर्फ इस बार नहीं, हर बार। थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो रश्मि जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो कौन सा प्लेयर था जो आप ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा, आपको याद है हिमांशु जी? मुझे लगा शायद हम बातों बातों में भूल गए। तो ये प्लेयर था मिस्टर एक्सप्रेशन, जिसका जिक्र हम अभी अभी कर रहे थे। वाह। जैसे कि प्यार से कहना और प्यार से रहना जहाँ ज़रूरी है वहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हिमांशु जी, इसे जाहिर करना। क्योंकि ये प्यार भरे भाव हमारे यूं ही नहीं आ जाते, ये पैगाम होते हैं
निरंकार के, जिन्हें आगे कह देना, जाहिर कर देना जरूरी होता है। बेशक वो अपने से छोटे को प्यार देना, उसे हक करना हो, या फिर बड़ों को सम्मान देना, किसी की केयर करना, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, इसके अनेकों रूप हो सकते हैं। पर बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको कन्वे करना। और जहाँ कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए कुछ महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हम उसे जानते ही नहीं हैं, तो उसके लिए भी निरंकार ने हमारे अंदर एक भाव दिया प्रार्थना का, कि अगर कुछ और नहीं आ पा रहा तो उसके लिए सिर्फ प्रे कर दें कि हे परमात्मा, इसका भला करना। बहुत सुंदर। क्योंकि जैसा कि अभी जिक्र चल रहा था कि निरंकार हर पल सुन रहा है, हर बात को सुन रहा है, हर भाव को समझ रहा है। ये कितना सूक्ष्म है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कुछ साल पहले की बात है हिमांशु जी। जी। तो समागम से पहले की जो सेवाएं होती हैं वो वाला वक्त चल रहा था जी। और हुआ ऐसा कि ऐसे में एक दिन गुरुग्राम के हिस्से सेवा आई। अरे वाह। तो एक दिन पहले सदगुरु माता जी का ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग का कार्यक्रम था और ठीक अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे समालखा सेवा के लिए सबने पहुंचना था। तो भाव यही बना, सभी ने ये तय किया परिवार में कि क्यों ना सत्संग सुनने के बाद यहीं कहीं रुक लिया जाए आसपास किसी होटल में। अच्छा। ताकि अगले दिन समालखा समय से पहुंचा जा सके। अब बुकिंग कर ली। अब सत्संग का कार्यक्रम का समापन होते होते कुछ समय लग गया और वहां से निकलते हुए रूम तक पहुंचते हुए थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा। बाय द टाइम वी रीच्ड, होटल के रेस्टोरेंट का जो किचन था वो बंद हो चुका था। हमने फोन करके रिक्वेस्ट की, पूछा कि कुछ भी अवेलेबल है तो प्लीज दे दीजिए खाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे साथ में हैं। तो वहाँ से जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने कहा कि इस वक्त तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ से फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, सत्संग से आने में देर हो गई है भैया जी, अगर कुछ भी फ्रूट्स भी हैं तो वो आप प्लीज भिजवा दीजिए। तो सत्संग का नाम सुनकर वहाँ जो सुन रहे थे फोन पे वो थोड़ा खामोश हो गए। अच्छा। और कहते हैं मैं अभी आता हूँ जी। आकर उन्होंने पूछा कि आप कौन से सत्संग गए थे, कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने उन्हें बताया कि इस तरह से ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग का कार्यक्रम था और वहां से निकलते निकलते थोड़ा सा समय लग गया। ये बात सुनकर वो बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ झुकते हुए चरणों में धन्यवाद करने लगे, मानो सतगुरु तक अपना संदेश पहुंचा रहे हों। और भावुक होते हुए बोले कि आज मेरा बड़ा मन था सत्संग जाने का, इतना नजदीक होने के बाद भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी। अच्छा। ये कहकर उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा कि जो भी बन पाएगा जी मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ जी। और वो बहुत प्यार से अपने आप ही खुद सारा कुछ तैयार कराकर पर्सनली लेकर भी आए। बड़े सम्मान से, इत्मीनान से उन्होंने वो भोजन कराया। और फिर हिमांशु जी पता है क्या हुआ, जब वो जाने लगे हमने सहज भाव उनसे कहा, छोटी सी रिक्वेस्ट की कि क्योंकि महात्मा जी अगले दिन सुबह सुबह निकलना है तो कुछ फ्रूट्स या सैंडविचेस पैक हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो उन्होंने बड़े ही सहज में कहा कि हाँ जी, आपके निकलने से पहले वो आपके रूम में पहुंचा दिए जाएंगे। और अगले दिन हम ये सब चीजें लेकर बहुत सही समय से समालखा पहुंच गए और सेवाओं में शामिल हो गए। अब जैसा कि अक्सर होता है कि सद्गुरु अपना प्रेम, अपना आशीष अपने भक्तों पर आशीर्वाद रूप में, नमस्कार रूप में बरसा देते हैं, तो ऐसा ही कुछ सबब बना और थोड़ी देर में वो नमस्कार की लाइंस में सब लग गए। अच्छा। इतनी देर में देखा कि एक महात्मा दौड़े हुए आ रहे हैं और आकर उन्होंने पूछा, रश्मि जी गाड़ी में कुछ खाने का सामान रखा है? तो हमने कहा हाँ जी, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस सैंडविचेस हैं और फ्रूट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी है आप दे दीजिए, हुजूर ने भोग लगाना है। वाह। अब बात ये हिमांशु जी कि सुनने में तो शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन बात छोटी सी है नहीं। यहाँ गौर ये करने वाली बात है कि प्रेम के वशीभूत यहाँ कौन किसे भोग लगा रहा था, इधर भक्त उधर भगवान। वाह। और बीच में ये निरंकार और इसका दिया हुआ अद्भुत प्रेम। वाह। How fortunate and blessed we are that we get to witness these beautiful moments in today's time. Absolutely. वरना ये तो अक्सर पढ़ने को सुनने को मिला कि शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए, विदुर जी का साग श्री कृष्ण जी महाराज ने खाया। तो भगवान तो भक्त के प्रेम के भाव से हमेशा जुड़े होते हैं जी। जैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पावन प्रवचनों में कहा था
प्रेम यानी निष्काम भाव। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई कामना ना हो। किसी सच्चे प्रेमी भगत ने जब भी भक्ति की है निष्काम भाव से की है। निष्काम भाव ही निरोल शुद्ध प्रेम है जो इस प्रभु के आगे समर्पित है। और जितनी निष्काम भाव से उसकी भक्ति करता जाता है जी, उतना उतना इस प्रभु का रंग उसके मन पर चढ़ता जाता है, उतना उतना भेदभाव मिट जाता है और भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। एक समानता सी आ जाती है और प्रेम में द्वैत भाव खत्म हो जाता है। फिर वो भाव सजीव हो जाता है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। बहुत सुंदर। और हमारे मिशन की तो नींव ही प्रेम है, जहाँ हर बात को शुरू करने से पहले कहा जाता है प्रेम से कहना धन निरंकार जी, और बात खत्म भी इसी तरीके से होती है। या जहाँ भक्ति के भाव में बहते हुए कहा जाता है बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। और जो बचपन से पढ़ते आए सुनते आए कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, उस भाव को साक्षात देखने का मौका इस दर से जुड़कर ही मिलता है। बिल्कुल। और जब ये प्यार जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, फिर जो वॉल्स हैं ईगो की, हेट्रेड की, डर की, जेलेसी की, वो खुद ब खुद कमजोर होने लगती हैं और एक दिन इवेंचुअली टूट ही जाती हैं। पर ये सब होता इनके दर पर आकर शीश झुकाने से है, इनकी टीचिंग्स पर चलने से है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी कृपा से। और हिमांशु जी, अब ये एपिसोड अपने अंतिम चरण पर है। शुरुआत हुई थी इस प्रश्न से कि इस प्रेम की यात्रा पर अभी सफ़र शुरू हुआ भी है या नहीं, तो इसका जवाब तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जैसा कि सद्गुरु माता जी ने कहा, हम अपने अंतर्यामी खुद हैं। हमें खुद ही ये जवाब खुद को बड़ी ईमानदारी से देना है कि शुरू हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो अभी कितना तय हुआ और कितना बाकी है। बात तो बस वही कि हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, हर लकड़ी के अंदर चिंगारी की, तो हर दिल के अंदर प्रेम की संभावना ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। तो सद्गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि हमें प्रेम का वर देना, प्रेमा भक्ति की ताकत देना, और जो प्यार आप हमें बनाना चाहते हो जी, वो आप जी बना भी देना। तो इसी प्रार्थना के साथ जोड़े जाते हैं अपने श्रोताओं को सद्गुरु संदेश के साथ, और इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। इस तरह जब एक ज्ञानी भक्त की अवस्था जीवन में आ जाती है, तो वो ही दरअसल प्रेमा भक्ति की भी शुरुआत होती है कि अब जब इस परमात्मा को जान लिया है, अब इस परमात्मा से प्यार हुआ है और अब हर पल इसी के प्यार में रहना है। और जब एक दिल प्यार में होता है, वो फिर किसी दिल को भी चोट नहीं पहुंचाता, दुख दर्द तकलीफ नहीं देता। फिर वो अपनी भक्ति में ही मगन होकर हर दिन उसी प्यार के अंदर यही सोच रहती है कि और किस प्रकार से इस सेवा सिमरन के द्वारा अपनी भक्ति को मजबूत किया जाए, मन में इस परमात्मा के लिए विश्वास को और मजबूत किया जाए। तो जो जिज्ञासु भक्त की श्रेणी है, वो ही सबसे ज़्यादा मुबारक पात्र श्रेणी है और हर कोई उस अवस्था को पहुंच सकता है। कोई उसके लिए कुछ कठिन भी वो बात नहीं, सिर्फ बात ये कि अपने मन को जब एक समर्पित कर दिया जाए कि एक अपनी बुद्धि को इतना चतुर हर कोई मानता है, पर बात वही, जहाँ अभिमान है वहाँ परमात्मा नहीं टिक सकता। तो कैसे अपनी जब मन और बुद्धि को एक सरेंडर करते हुए, एक अर्पित करते हुए, ये जिज्ञासा से कि इस परमात्मा की पहचान हो जाए, तो ये जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक नॉलेज जो मिलती है, उससे ये फिर आगे का जीवन बहुत ही सुख में एक जिया जा सकता है, क्योंकि फिर भक्तों को परेशानी के समय भी परेशानी नहीं लगती। What's the vibe?